एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसमें हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। इसकी ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस मैं करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कि भारत में मुगलों की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी, किस-किस तरीके से कौन-कौन से शासक आए थे जिन्होंने राज किया था। ते 200 साल तक मुगलों ने भारत पर राज किया था, तो कौन-कौन से वो शासक थे, पहले बाबर था, फिर हुमायूँ था, फिर अकबर था। तो स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। आपके एग्ज़ाम में अब 1 मंथ ही बाकी रह गया है और सिलेबस भी काफ़ी सारा है, तो डेली बेसिस पे अब मैं 2-2 वीडियोज़ डालना शुरू करूँगी, जिससे आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उस कोशिश करिए कि उसको भी बहुत जल्दी-जल्दी ही करें। अब जैसे अगर हम मुगलों की स्थापना की बात करते हैं, 1526 में स्टार्टिंग हुई थी, 1556 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें 2 शासक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला आता है आपका बाबर और दूसरा आता है आपका हुमायूँ। तो अब जैसे कि दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी उस टाइम पे वो धीरे-धीरे कम होती जा रही थी, तो और सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो देश में एकता की कमी थी। जिसकी वजह से अलग-अलग जो राज्य थे, अलग-अलग राज्य अपने आप को बड़ा बना रहे थे, अपने आप को उदय कर रहे थे। कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं था जो कि सारे मिल-जुल के अपने देश की रक्षा कर सकें या देश को एक सूत्र में बाँध सकें और उसका नेतृत्व कर सकें। इसी का ही फ़ायदा उठाया था, जिससे कि बाहर से जितने भी लोग आए थे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उसमें जो आपका आता है, उसमें बाबर भी आता है जिसको ये मौका मिला था। ये बाबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाबर की अगर हम बात करते हैं कि वो कहाँ से बिलॉन्ग करता था, तो बाबर के जो पिता थे वो तैमूर थे और जो माता थी वो चंगेज़ खां के वंश के थे। अब बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, मध्य एशिया की छोटी-सी रियासत जिसका नाम था फरगना, उसके शासक थे। अब यहाँ पे ये बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था, हरे-भरे चरागाह हो गए या जलवायु हो गई, फलों के बागान हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती थी। जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई तो फरगना का जो शासक था वो बाबर को बनाया गया। बहुत ही कम आयु में बाबर इस सिंहासन पर बैठे थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब जैसे कि पूर्वज थे उनके तैमूर का जो राज्य था समरकंद, वो जीतना चाहता था। काबुल पर अपना अधिकार जमाया, जब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया था, वहीं से वो अट्रैक्ट हुआ था भारत के लिए कि अब मुझे भारत जाना है, मुझे भारत जीतना है। वो सारी चीज़ें वहीं से आई थी। अब बाबर ने भारत पर आक्रमण किस तरीके से किया था? अब इब्राहिम लोदी जो था, उसके जो विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लगे थे। अब बाबर भी अपना अधिकार चाहता था भारत के ऊपर, तो उसने अपनी जो सेना थी उसके बाद उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड किया हुआ था। चाहे उसके वो तोपखाना हो गए या और भी जितनी भी सेना में चीज़ें होती हैं, वो सब उसने प्रिपेयर करी हुई थी। अब जो पंजाब के गवर्नर थे उस टाइम पर, दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। अब 1526 की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का जो मैदान था उसमें बाबर का सामना इब्राहिम लोदी से हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था, इसमें बाबर की जो विजय हुई थी उसके बहुत सारे कारण थे। जैसे कि बाबर के पास जो तोपें थी वो भारत के शासकों के पास नहीं थी, कुशल घुड़सवार भी नहीं थे। बाबर की सेना छोटी थी लेकिन पूरी तरीके से प्रशिक्षित थी। एकदम कहते हैं ना कि प्रॉपर ट्रेन्ड जिसको बोलते हैं वो थी। बाबर ने उसकी सेना को बहुत सारे युद्ध के अनुभव भी कराए थे। अपनी कुशलता से अपनी सेना का संचालन भी वो करता था और जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और जो इब्राहिम लोदी के साथ उसकी लड़ाई थी, उसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। इसके साथ ही लोदी वंश का जो था, लोदी वंश जो चल रहा था, वो वहीं पर खत्म हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना भारत में हो जाती है। हम बाबर और राजपूतों की बात करते हैं। अगर हम बाबर और राजपूतों की बात करते हैं, तो चित्तौड़ के जो महाराणा संग्राम सिंह थे, बाबर के सबसे बड़े शत्रु थे। अब राणा सागा के नाम से वो ज़्यादा फ़ेमस थे। अब बाबर और राणा सागा के बारे में लिखा था कि जो राणा सागा है, वो अपनी वीरता के बल पर भारत में सबसे उच्च स्थान रखते हैं। अब जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा में हुआ था। खानवा का युद्ध जिसके नाम से फेमस है।
अब उस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इसका परिणाम क्या हुआ था कि राजपूतों की जो शक्ति थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसका जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया था। मुगलों की नींव जो थी वो और भी ज़्यादा दृढ़ हो गई थी। राजपूतों का जो दिल्ली पर अधिकार करने का सपना था वो भी अधूरा रह गया था खानवा के युद्ध के बाद, क्योंकि उसमें बाबर जीत गया था। अब बाबर ने चंदेरी के जो शासक थे, मेदिनी राय ने चंदेरी के युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, अफगान सरदार को घाघरा के युद्ध में पराजित करके भारत में जो मुगलों की जो एक नींव थी, उसको साम्राज्य था, उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। सबसे पहले तो आप इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं कि जो आपका चंदेरी का युद्ध हो गया वो कब हुआ था? 1528 में। और आपका घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1529। और ये युद्ध किस-किस के बीच में हुआ था, ये भी आप इसी के आगे लिख सकते हैं। और जब आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईज़ी रहेगा उसको लर्न करना। अब अगर हम बाबर के चरित्र की बात करते हैं, तो बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जो सैनिक कार्य के साथ-साथ उसको साहित्य में भी बहुत इंटरेस्ट था। तुर्की भाषा हो गई या फ़ारसी भाषा हो गई, उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी इन सारी चीज़ों की। वो बहुत ही टॉप लेवल का साहित्यकार भी था, उसने अपनी ही बायोग्राफ़ी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जो कि तुर्की भाषा में थी। इसका नाम था तुज़ुक-ए-बाबरी के नाम से वो फ़ेमस हुई थी और जब इसको फ़ारसी में कन्वर्ट किया गया था, तो उसको बाबरनामा कहा गया। अब अ, इसको फ़ारसी में किसने कन्वर्ट किया था नामा को? अब्दुर रहीम ने किया था। अब बाबर को बगीचों का बड़ा शौक था, मतलब गार्डनिंग उसको बड़ी पसंद थी, तो उसने आगरा और लाहौर के आस-पास बहुत सारे बगीचे बनवाए थे। अब अगर हम बाबर की मृत्यु की बात करते हैं, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये मैप में आप देख सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर ये सारी चीज़ें राजपूतों का, मुगलों का शासन कहाँ-कहाँ तक रहा था। अब बाबर के बाद आता है हुमायूँ, उसका बेटा। हुमायूँ का जो टाइम था वो 1530 से लेके 40 तक और 1555 से 56 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मुगल सिंहासन पर बैठा था बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूँ। अब हुमायूँ को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा पड़ा था, जिसमें कि उसमें सबसे बड़े जो उसके शत्रु थे, पश्चिम में गुजरात के शासक थे वो बहादुर शाह और पूर्वी में भारत के शेरशाह सूरी मुख्य थे। मतलब 2 थे जो सबसे ज़्यादा दुश्मन थे हुमायूँ के, बहादुर शाह और दूसरा शेरशाह। अब ये क्या करते थे, ये दोनों ही भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और हुमायूँ को भारत से भगाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से हुमायूँ यहाँ से चला जाए और हमारी जो एक शक्ति है वो पूरे भारत पर हो, हमारा जो राज हो। अब हुमायूँ के जितने भी सगे-संबंधी थे वो भी यही चाहते थे, वो भी उसके लिए बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न कर रहे थे, साथ दे रहे थे। तो यही सारी चीज़ें आ रही थी। अब हुमायूँ की अगर हम बात करते हैं, हुमायूँ और बहादुर शाह की अगर हम बात करते हैं, तो बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के शासक थे। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया था 1535 में। अब हुमायूँ और बहादुर शाह के बीच में काफ़ी ज़्यादा युद्ध होने लगा था। जब युद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो उस टाइम पर हुमायूँ से बचते हुए बहादुर शाह ने क्या किया था कि पुर्तगाली जो द्वीप था दीऊ, उसमें शरण ले ली थी। अब हुमायूँ ने सोचा कि भई अब मैंने तो गुजरात पर विजय कर लिया, मैं अपनी राजधानी वापस चला जाता हूँ। तो उसी टाइम पे जैसे ही वो वापस गया, उसी मौके का फ़ायदा उठाया बहादुर शाह ने और पुर्तगालियों की मदद से गुजरात पर अपना फिर से अधिकार कर लिया। अब जैसे ही उसने गुजरात पर अधिकार किया तो हुमायूं की विजय के जो विरुद्ध था, मतलब विदुर जाके जो जन विद्रोह होने लगा था, जो उसके उसके चलते हुए मुगलों के हाथों से गुजरात निकल गया और गुजरात पर फिर से बहादुर शाह ने अपना राज कर लिया था। अब अगर हम हुमायूं और शेर शाह की बात करते हैं तो 1538 में हुमायूं ने शेर शाह से चुनाव जीत लिया था। अब उसके साथ क्या हुआ, शेर शाह ने जो गौड़ बंगाल था उस पर विजय प्राप्त करी थी और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। अब शेरशाह का जो प्रभाव था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो हुमायूँ जो था वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से संकुचित होने लगा। उसने क्या करा, मुंगेर के पास गंगा को पार करके वो शेरशाह की ओर बढ़ने लगा। अब जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, चौसा नामक स्थान पर हुमायूँ और शेरशाह के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूँ ने अपनी जान बचाई और भाग गया। युद्ध में वो परास्त हो गया था। अब परास्त तो हो गया, अब उसने सोचा कि भाई अब तो बदला लिया जाएगा, तो उसने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह से फिर से मुकाबला किया। 2 बार मुकाबला हुआ था
शेरशाह और हुमायूं के बीच में। पहली बार हुआ था 1539 में चौसा नामक स्थान पर, दूसरी बार हुआ था कन्नौज में। अब इसमें भी हुमायूं की पराजय हो गई थी और शेरशाह ने आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब पर अपना अधिकार कर लिया था और जिसके बाद वह शेरशाह सूरी के नाम से फेमस हुआ था और भारत का शासक बना था। और जो हुमायूं था वो सिंध होते हुए फारस चला गया था फिर से। अब हुमायूं की वापसी किस तरीके से हुई थी, ये आप देख सकते हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है देखने भी आते हैं लोग, वही है। अब शेरशाह के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित हुआ था, मतलब जब तक वो रहा तब तक ही वो सही रहा। जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी उसके बाद दिन प्रतिदिन सारी चीजें कमजोर होती चली गई थी और हुमायूं को फिर से मौका मिल गया था दिल्ली पर आक्रमण करके उसे जीतने का। अब फारस के जो शासक थे उसकी उसने हेल्प से हुमायूं ने क्या किया, कंधार हो गया, पंजाब, आगरा, दिल्ली, इन सब पर कब्जा कर लिया। अब बहुत सारे तराशे हुए जो पत्थर थे, मदरसा हो गए ग्वालियर में, इससे हुमायूं ने अपना दिल्ली का मकबरा बनवाया था। अब 1556 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था और उतरते उतरते उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी मृत्यु हो गई। और जब बाबर ने जो नींव डाली थी मुगलों की, उस पे उन्होंने 200 वर्ष तक राज किया था और मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी, इससे आगे चीजें चलती चली गई और उन्होंने 200 वर्षों तक राज किया था। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपने। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आ जाता है कि बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। अगर हम बाबर के चरित्र की विशेषता लिखते हैं तो उसको कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। तुर्की और फारसी भाषा का उसको साहित्य का ज्ञान था। तीसरा इसमें आ जाता है कि वो बहुत ही उच्च कोटि का साहित्यकार था और उसको चौथा आ जाता है कि उसको बगीचों का शौक था, जिसकी वजह से उसने आगरा और लाहौर के पास बहुत सारे बगीचे बनवाए थे। ये बाबर का चरित्र हो गया। अब भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसका क्या महत्व था। अब ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब लोधी इसमें मारा गया था जिससे कि जो लोधी वंश था उसका अंत हो गया था। अब भारत में एक नए वंश की शुरुआत हुई थी जिसको मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में युद्ध के बाद में। अब पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या क्या कारण थे। अब बाबर के पास तोपें जो थी वो भारत के शासकों के पास नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है कि कुशल घुड़सवार भी उसके पास थे। उसकी सेना जो थी वो बहुत छोटी थी लेकिन प्रॉपर ट्रेंड थी, एकदम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस्ड थी। बहुत सारे युद्ध भी उन्होंने लड़े थे जिस वजह से उन्हें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। अब खानवा का युद्ध का क्या परिणाम था। अगर हम खानवा की युद्ध की बात करते हैं तो 1527 में ये खानवा का जो युद्ध था वो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अब हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए युद्धों का वर्णन करें। हुमायूं और शेरशाह के बीच 2 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है आपका चौसा का, दूसरा आपका युद्ध हुआ है कन्नौज का। 2 युद्ध हुए हैं। चौसा का युद्ध हुआ है 1539 ईस्वी में और कन्नौज के ये दोनों ही हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुए हैं और दोनों में ही हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था कन्नौज के युद्ध के बाद में। उसके बाद आता है हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया था। तो फारस की शासक की मदद से हुमायूं ने कंधार हो गया, पंजाब हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब पर कब्जा कर लिया था। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो उसका एक तरीके से साम्राज्य था, जो उसकी शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, तो हुमायूं को चांस मिल गया था फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त करने का। चलिए अब आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो आपका आता है बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई थी, नहीं, वो तो पुस्तकालय में चढ़ रहा गिर उतर रहा था तो सीढ़ियों से फिसल गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। चौसा के युद्ध में की अगर हम बात करते हैं तो हुमायूं की विजय नहीं हुई थी, उसकी पराजय ही हुई थी। अब अगर हम हुमायूं की मृत्यु की बात करते हैं तो वो हुई थी आपकी 1556 में। चौसा का जो युद्ध हुआ था आपका वो हुआ था 1539 में। गुजरात के शासक थे बहादुर शाह और जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, ये हो गए आपके जो मिलान हम करते हैं। खालिस्तान की अगर हम बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी आपकी बाबर ने।
उसके बाद आपका आता है बाबर और राणा सागा के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? वो आपका हुआ था खानवा। तीसरा इसमें पॉइंट आता है बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो वो उसने लिखी थी तुर्की में। तुर्की में जो लिखी हुई थी वो थी आपका तुजुक। तुजुक ए बाबरी। और जब इसका फारसी में अनुवाद हुआ था तो उसको बाबरनामा कहा गया था। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे। होप तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर से देखिएगा। हिस्ट्री काफी डिटेल में मैंने उसमें कराई है तो आपको काफी हेल्प रहेगी। थैंक यू सो मच।